हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने क्लास 11th के एग्जाम्स की। और हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर जर्नल वाला। और जर्नल का एक पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक एंट्रीज थी वो देखी थी। आज हम देखते हैं नई एंट्रीज। तो पहला आज हमारा जो टॉपिक है, पहली जो आप एंट्री देखने वाले हैं वो रिलेटेड है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट से। आपने अगर एसेट्स परचेज किए तो उस केस में आपको क्या एंट्री बनानी है वो हम देखेंगे। तो देखिए, जो भी आप एसेट लेकर आ रहे हैं उसको डेबिट कर लिया जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा है डेबिट व्हाट कम्स इन। और आपने ये भी देखा था कि एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पे आते हैं। तो जर्नल होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री है जब आप बात कर रहे हैं कि एसेट्स आपने कैश में परचेज किए। ये भी हो सकता है कि आपने चेक दे दिया हो। तो अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर लिखा जाएगा टू बैंक। ठीक है ना। ये हो सकता है कि आपने जो एसेट परचेज किया उसका कुछ अमाउंट तो पे कर दिया लेकिन कुछ उधार रह गया। तो जितना अमाउंट उसमें बैलेंस रह जाएगा वो हम नाम से शो कर देंगे। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे उस वेंडर का जिससे आपने खरीदा है। तो नेम ऑफ वेंडर, या ये कह सकते हैं आसान लैंग्वेज में जो सेलर था जिससे आपने खरीदा है उसका नाम यहां पर आएगा। क्वेश्चन समझेंगे। ये कहा जा रहा है कि परचेज्ड अ मशीन फॉर कैश। क्या है? परचेज्ड मशीन फॉर कैश। तो एसेट का नाम क्या है? मशीन। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट जो भी होगा वो हम यहां पर लिख देंगे। फिर देखिए, कहा जा रहा है परचेज्ड अ मशीन एंड पेड थ्रू चेक। अगर चेक इस बार कहा तो हम क्या करेंगे भाई? हम दोबारा कहेंगे, देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। यह आ गया। देखो, अब ये कह रहे हैं कि परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम एक्स वाई जेड फर्नीचर हाउस। अब यहां पर क्या हुआ? देखिए कि कैश का जिक्र नहीं है। इसका मतलब आपने एक्स वाई जेड फर्नीचर हाउस से उधार में खरीदा होगा। तो देखिए क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड फर्नीचर हाउस। ठीक है ना। तो ये एंट्री बनाई आपने जब आप बात कर रहे हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि परचेज्ड अ कंप्यूटर फ्रॉम एचपी कंप्यूटर्स। परचेज्ड अ कंप्यूटर फ्रॉम एचपी कंप्यूटर्स कॉस्टिंग ₹50,000 एंड पेड कैश 20,000 ओनली। तो 50,000 का कंप्यूटर लिया लेकिन कैश कितना गया? 20,000 का। तो अब जर्नल क्या बनेगी ये समझते हैं। तो आपने कहा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू एचपी कंप्यूटर्स। ठीक है ना। यही नाम बोल रहा था ना दुकान का, उसकी जो भी नाम था। आप समझिए भाई, कंप्यूटर कितने का है? 50,000 का। कैश कितना गया है? 20,000। और बैलेंस जो रह गया वो आपने इस तरह दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एसेट्स परचेज करने की क्या एंट्री बनती है। अलग अलग केसेस में आपने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि अगर हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं। देखिए, गुड्स सेल करना, गुड्स परचेज करना अलग था। यहां पर मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात किसकी कर रहा हूं? यहां पर एसेट्स की। ये ध्यान रखना है हमें, क्योंकि अगर यहां होता ना परचेज ऑफ गुड्स तो आप करते परचेज अकाउंट डेबिट, ये डिफरेंस है। और यहाँ पे एसेट्स हैं तो उन एसेट का जो नाम है वो नाम हम इंडिविजुअली यहाँ पर लिख देते हैं जो भी आपने खरीदा। एक साथ अगर दो तीन एसेट हैं तो एक ये और दिखा देते हैं, फिर आगे चलेंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं परचेज्ड मशीनरी फॉर 20,000 एंड फर्नीचर फॉर 10,000। ठीक है ना। एंड पेड थ्रू चेक। देखिए क्या करेंगे, तो आपने एक तो मशीन खरीदी है तो आप कहेंगे मशीनरी डेबिट
और आपने खरीदा फर्नीचर, तो उसको भी डेबिट कर लीजिए। और टू बैंक, क्योंकि क्या कहा था कि चेक से पेमेंट कर रहे हैं, 20,000, 10,000 और टोटल हो गया 30,000। तो ये ध्यान रखना है कि एसेट होना डेबिट ही है, 2 खरीदे हैं, 5 खरीदे हैं, 1 खरीदे, ठीक है ना। और अब हम चलते हैं सेल ऑफ एसेट्स की तरफ। कभी कभी ऐसा होता है भाई पुराने एसेट्स हो जाते हैं, उन्हें बेचना पड़ता है, तो उसकी क्या एंट्री बनाएंगे। तो देखिए अब बात हो रही है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स की। तो जब एसेट्स आप बेचेंगे और बदले में कैश अगर आ गया, तो आपने पढ़ा है भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आ गया है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। और एक आपने पढ़ा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एक एसेट आया और एक एसेट चला गया, तो चला गया तो आप कह देंगे टू फिक्स्ड एसेट जो भी है। सेल नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि सेल जो वर्ड है वो सेल अकाउंट कब लेके आएंगे, जब हम कहते हैं सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पे हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं। इसी तरह ये भी हो सकता है कि भाई आपने एसेट सेल किया और बदले में आपने एक चेक रिसीव कर लिया, तो आप कह देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, टू एसेट जो भी एसेट है आपका उसका नाम आ जाएगा। और एक केस ये है कि भाई आपने किसी को एसेट सेल किया और फिलहाल उसने पैसा नहीं दिया, उधार में दे दिया आपने उसे, तो अगर उधार में दे दिया है तो फिर उसका नाम डेबिट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने पढ़ा है डेबिट द रिसीवर। तो जो पर्सन आपका एसेट लेके जा रहा है उसका नाम डेबिट कर लेंगे, क्योंकि उसने अभी पैसा नहीं दिया है, तो याद रखना पड़ेगा भाई किसको दिया है आपने, तो उसको डेबिट कर लीजिए। तो ये 3 केसेस यहाँ पे हैं, इनसे रिलेटेड जर्नल कैसा बनेगी। हम कह रहे हैं भाई कि सोल्ड एन ओल्ड कंप्यूटर, एक पुराना कंप्यूटर था वो आपने बेच दिया, ठीक है ना, फॉर कैश, तो कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। जितने का भी था वो अमाउंट आप यहां पर मेंशन कर देंगे। हम ये कह रहे हैं सोल्ड ओल्ड मशीनरी, है ना, एंड रिसीव्ड अ चेक, तो एक चेक ले लिया और मशीनरी चली गई, तो बैंक डेबिट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अमाउंट जो भी है वो यहां पर आ जाएगा। फिर आप समझ रहे हैं, ये कहा जा रहा है सोल्ड फर्नीचर टू मोहन, सोल्ड फर्नीचर टू मोहन, जिसकी वैल्यू है 10,000, लेकिन अभी मोहन ने आपको कैश दिया है सिर्फ 8,000 का। क्या है देखिए समझिए, तो कैश आया आपके पास, तो आप कहेंगे कैश डेबिट, लेकिन कैश सिर्फ कितना आया 8,000, और टू फर्नीचर, फर्नीचर चला गया कितने का 10,000 का, तो 2,000 रुपए भी उधार रह गए। तो मैंने बताया भाई जितना अमाउंट ये आपका बैलेंस रह जाएगा वो नाम से शो कर देंगे, नाम क्या है मोहन, तो आप साथ में कह देंगे मोहन डेबिट 2,000। ये जर्नल एंट्रीज है हमारी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी किस तरह से फिक्स्ड एसेट को सेल करने की एंट्री बनाई जाती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक नया टॉपिक। तो देखिए अब टॉपिक है हमारे पास बैड डेट्स। तो भाई बैड डेट्स क्या होते हैं, आपने किसी को उधार में सामान बेचा और वो जो पर्सन था वो पैसा लेके गायब हो गया, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं बैड डेट्स, यानी कि वो पैसा जो आपने उधार दिया था लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाया, अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स क्या कहलाते हैं, बैड डेट्स। देखिए दो बातें हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा ही पैसा मारा गया, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पैसा मिल गया और कुछ पैसा आपका मारा गया। तो अगर फुल आपका जो डेट था वो पूरा कंप्लीटली जो है वो नुकसान हो गया आपका, तो एंट्री क्या बनेगी, आप लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर वो पर्सन जिसको आपने सामान उधार में बेचा था, उसका नाम यहां पर आप लिख देंगे, राम श्याम मोहन जो भी उसका नाम है ना वो यहां पे आ जाएगा। और बैड डेट्स क्योंकि लॉस है, आपने पढ़ा है भाई डेबिट ऑल लॉसेस, तो नुकसान जो है वो डेबिट हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पैसा मिल गया और कुछ पैसा मारा गया, तो जो अमाउंट मिल जाएगा उसको आप कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने पढ़ा है भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कुछ पैसा तो क्या हुआ मिल गया लेकिन कुछ पैसा मारा गया, तो जो मारा गया उसको क्या कहेंगे बैड डेट्स।
तो बैड डेट्स अकाउंट भी डेबिट, और 2 में सेम चीज नाम आ जाएगा डेटर का, जो भी डेटर है उसका नाम यहां पर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, बैड डेट्स रिकवर्ड की बात कर रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक बेचारे मिस्टर एक्स थे, वो पिछले साल आपका कुछ पैसा नहीं लौटा पाए थे, तो आप तो सोचा भाई कि भाई ये पैसा तो मारा गया, लेकिन वो बेचारा ईमानदार आदमी था, उस टाइम उसके पास पैसा नहीं था तो इसलिए वो नहीं आ पाया आपके पास। अब उसके पास पैसे आए तो उसने सोचा यार लाओ जाके जो है पैसा वापस कर आए, तो ये मजे आ गए आपके, पैसा वापस मिल गया। तो पिछले साल जो पैसा मारा गया था वो इस साल वापस मिल गया, तो उसको कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो क्या एंट्री होती है इसकी भाई, क्योंकि पैसा आपके पास आ रहा है तो आप कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, देखिए क्वेश्चन ऐसा है, आपसे कहा जा रहा है कि मोहन हु ओड ₹5,000 बिकम इंसॉल्वेंट। एक कोई पर्सन है मोहन, जिसने हमसे 5,000 रुपए का सामान कभी लिया होगा और अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया यानी कि अब वो हमारा पैसा नहीं लौटा पाएगा। इंसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जिसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और एसेट्स उसके पास कम पड़ जाते हैं, तो सबका पैसा नहीं चुका पाता, ठीक है ना। तो पैसा आपका मारा गया। जब पैसा आपका मारा गया, या क्वेश्चन में डायरेक्ट ये लिखा हुआ आ सकता है कि एक मोहन है जिस पे अमाउंट था वो हो गया इररिकवरेबल, अब नहीं मिल पाएगा। तो जर्नल क्या बनी, आप कहेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है ना, और जो भी अमाउंट है वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे। अब देखिए एक अलग केस ये हो सकता है कि जैसे मैंने कहा था कि कुछ परसेंट पैसा मिला और बाकी पैसा मारा गया, तो ये कह रहे हैं भाई कि राम बिकेम इंसॉल्वेंट हु ओड 10,000। एक राम है जो इंसॉल्वेंट हो गया जिसने 10,000 रुपए लिए हुए थे। आगे बता रहे हैं रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन अ रूपी। जब भी आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिले समथिंग पैसा इन अ रूपी, तो इसका मतलब सीधा है कि पैसे को छोड़कर परसेंटेज समझ लीजिए बस आप, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, और बस आसान बात यह है कि परसेंटेज भी 100 के हिसाब से निकालते हैं, ज्यादा टेक्निकल ना करते हुए। तो अगर 60 पैसा लिखा है तो हम समझेंगे 60% पैसा मिल गया। कितना पैसा मिल गया, 60%। कैसे मिला समझिए, तो नाम लिखा आपने कैश डेबिट क्योंकि कुछ तो मिल गया, और फिर लिखेंगे क्योंकि कुछ पैसा मारा गया तो बैड डेट्स भी डेबिट, और नाम क्या बताया था मैंने आपको, राम, राम लिख दे रहे हैं। टोटल बात चल रही थी 10,000 की, कितने की बात थी 10,000 की। अब 10,000 में से 60% पैसा मिला, तो 60% यानी कि 6,000 मिल गया, और कितना पैसा मारा गया भाई 4,000 रुपए आपके बैड डेट्स में चले गए। ये बात समझ में आ गई। देखो फिर देख रहे हैं रिकवर्ड वाली, तो ये कह रहे हैं कि रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स, रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स 700 which were written off as a bad debts last year। लास्ट ईयर कुछ पैसा मारा गया था, आपने बैड डेट समझ लिया था उसे, लेकिन अब क्या हुआ मिस्टर एक्स के पास पैसा आया और वो आपको पैसा देने आ गए, 700 रुपए दिए उन्होंने लाके आपको। तो क्या करना है भाई, आप कहेंगे क्योंकि पैसा आ गया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट जिस भी थ्रू आया है, तो अगर बैंक के थ्रू आया है यानी कि चेक आया है तो बैंक लिख देंगे, और कैश आया है तो कैश लिख देंगे। अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये जो पैसा आया है वो क्यों आया है, पिछली बार का जो पैसा मारा गया था वो मिल गया, तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अमाउंट कितना है 700। ये हमने देखी जर्नल एंट्रीज बैड डेट्स से रिलेटेड। बैड डेट्स के लिए क्या क्या एंट्री बनेगी, उसको रिसीव करने के लिए कुछ पैसा मिल गया तो क्या बनेगी, है ना। तो ये सारा पूरा टॉपिक था आपका बैड डेट्स वाला। अब एक टॉपिक और समझेंगे आगे जाने से पहले, और टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस के केस में क्या क्या हमारे पास यहाँ पर चीजें मिल सकती हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि जिन गुड्स की हम बात कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस हुआ है या नहीं हुआ। तो अनइंश्योर्ड गुड्स है उस टाइम पे क्या होगा,
इंश्योर्ड गुड्स हैं तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनाई जाएगी। अनइंश्योर्ड के केस में भाई इंश्योरेंस कंपनी से कोई मतलब है नहीं, तो आप बस एंट्री बना देंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, अगर आग लग गई है और चोरी हो गई है तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पता है लॉसेस डेबिट होते हैं, और टू परचेज अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री बनाएंगे अनइंश्योर्ड के केस में और यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, बस एक ही एंट्री बनेगी। तो वन एंट्री ओनली। किस केस में बता रहे हैं, जब अनइंश्योर्ड गुड्स हैं, लेकिन अगर इंश्योरेंस हो चुका है तो फिर क्या होगा, तो फर्स्ट एंट्री तो वही वाली बनेगी, ठीक है ना। तो सेम एंट्री बना देंगे ये वाली, पहली फर्स्ट एंट्री क्या लिखेंगे आप, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, और चोरी हो गई है तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। और टू में आ जाएगा आपका परचेज अकाउंट, ये आ गया। फिर आप चलेंगे दूसरी एंट्री की तरफ और अपना जो क्लेम है, जो कंप्लेंट है, वो बताएंगे इंश्योरेंस कंपनी को कि इतना क्लेम भाई हमें यहाँ पर दे दीजिए क्योंकि हमारा नुकसान हो गया है। तो जर्नल बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट। अब उसके बाद यहाँ पर दो केस मिलेंगे, तो या तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला होगा। तो एक एंट्री, दो एंट्री और तीसरी एंट्री इन दोनों में से कोई सी होगी। कैसे पता लगेगा, ये कह रहे हैं कि या तो फुल क्लेम मिल जाएगा आपको, यानी कि आपने कहा था भाई कि नुकसान हमारा 1000 का हुआ है, सपोज कितना हुआ है 1000 का, तो यहां पर आपने लिखा देखिए लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 1000 और परचेज अकाउंट में भी कितना आ गया 1000। फिर पूरे 1000 रुपए आपने किससे लेना चाहे, आप चाह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी पूरे 1000 रुपए हमें दे दे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा 1000 का लॉस यहां पर हुआ है। तो यह आपने दो एंट्री बना ली। फिर क्या हुआ, फिर आपको यहां पर देखना है कि पूरे 1000 का जो क्लेम था वो एक्सेप्ट हो रहा है या इंश्योरेंस वालों ने आके दोबारा सर्वे किया और बोले भाई साहब आपका नुकसान खाली 700 रुपए का हुआ है, 700 रुपए देंगे हम। कैसे, तो अगर पूरा पैसा मिल गया तो आप 1000 लिख देंगे, ये आगे देखिए 1000। लेकिन क्या कह रहे हैं, पार्शियल क्लेम एक्सेप्टेड, कम पैसा मिला, तो मिले कितने, सपोज 700, 300 रुपए का अब लॉस आप मानेंगे। वैसे तो जो आपका लॉस था वो 1000 का था, लेकिन इंश्योरेंस था तो आपने पूरा लॉस यहां देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी के सर पर डाल दिया था, लेकिन अब उन्होंने खाली 700 रुपए दिए, तो 300 का अब आप कहेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट, और टू इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी में पूरे 1000 रुपए आप दिखा देंगे। ये हमने देखा कि इंश्योरेंस के केस में किस तरह से एंट्री बनेगी। भाई जब इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा 1000 का लॉस आपको ही उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इंश्योरेंस अगर है तो पहले आपने कहा भाई लॉस हो गया है, फिर वो लॉस इंश्योरेंस कंपनी के पास, फिर इनमें से कोई दो बातें होंगी और यहाँ पर आपका आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने आज जो पढ़ा वो समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।